वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। आज मैं आप सबको ये पाठ पढ़ के समझाने वाली हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि पूरे गांव में उनको बदलू बहुत सबसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो उसे क्या क्या देता था, लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो बदलू जब अपने मामा के गांव जाने का उसका सबसे बड़ा इच्छा क्या था, बस सबसे बड़ा चाव किस बात का था कि वहाँ से लौटते समय उसे बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ मिलती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो वो उसे जैसे कि वो गांव में वो किसका गांव था, उसके मामा का गांव था, लेकिन वो अपने बदलू मामा को वो जो उनके जो मामा है उसको सोचा था कि उसको बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेकिन वो उसको बदलू काका कहता था, क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे उसे उसी नाम से बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके ही नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो बगल में कुछ भट्टी थी जहाँ पे वो क्या करता था, लाख पिघलाया करता था, जो गोलियां बनाने के काम में आते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखे के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो पास में एक भट्टी रखी हुई थी जहाँ पे वो क्या करता है, सलाखे मतलब उस सलाख के समान पतला करके, मतलब एकदम सलाख मतलब बहुत पतला करके चूड़ी के आकार देता था। उस लाख को किस आकार का देता था, चूड़ी के आकार का देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। सामने कुछ 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी हुई रहती थी, जो कुछ आगे पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो एक मुंगेरिया मतलब एक लंबा सा डंडा टाइप का कुछ वो था मुंगेरियों पे, वहाँ पे वो लाख को चूड़ियों का आकार देकर वहाँ पे टंगा के उसी पे उसमें रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिए मतलब एक छोटा सा बैठने का जो जगह है उसको बोलते हैं मचिए। उसी पर बैठकर बदलू ये काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। बगल में ही उसका जो हुक्का है, मतलब जो उससे जो हुक्का से जो नशा करते हैं, तो वही बगल में रखा रहता था। तो और बीच बीच में वो काम करते करते उसको पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। लेखक क्या कहते हैं कि गांव में कुछ अधिकतर समय, दोपहर का अधिकतर समय वो किसके पास बिताता, बदलू के पास। वह मुझे लला कहकर कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। तो लेखक क्या करते हैं कि घंटों बैठे बैठे उसका जो चूड़ियाँ बनाना जो है वो देखा करते थे। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर
कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर वह किसी नववधू की कलाई हो। तो जब वो बेलन पे जो चूड़ियाँ आकार देकर जो रखता था उस पे, तो उसको बहुत देर तक उसको देखते रहता था, जैसे कि वो बेलन नहीं, किसी नववधू, किसी नई शादी हुई वाली औरत की कलाई हो, हाथ की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब बहुत ही उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की बहुत ही चाहिदा थी। वहाँ पे सब कोई उसकी चूड़ियों को बहुत पसंद करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। लेकिन वह चूड़ियाँ बदलू क्या करता था, पैसों से कभी नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ लेते थे। तो वो क्या करता था, उसको क्या तरीका था, वस्तु विनिमय, जैसे कि वो किसी को चूड़ियाँ देगा और किसी से कुछ चीज़ें लेगा। तो वो क्या करता था, अनाज लेता था और उसे चूड़ियाँ लेता और सब कोई को चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेकिन अगर कोई शादी का घर हो तो अगर शादी में पहनने के लिए कोई चूड़ियाँ मंगवाता उसमें वो पूरा अच्छी तरीके से मन लगा के उसमें काम करता, उसमें कोई कमी नहीं होने देता था। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ एक किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ आया था और फिर उसको मनाने में लोहे ले गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो इस विवाह में एक लड़की का जो विवाह था उसमें थोड़ी सी जो बिगड़ गया था, तो फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए, बहुत लोहे लग गए। जो बिगड़ अगर गए तो उसमें उसने बहुत कुछ लिया, उसमें बहुत सारे अनाज लिए, बहुत पगड़ी भी मिली, बहुत रुपए भी मिले। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो उसे किस बात से चिढ़ थी बदलू को? कांच की चूड़ियों से। उसे लाख की चूड़ियाँ वो उसे पसंद थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अगर उसने किसी औरत पर कभी कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, मतलब अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता और 2-4 बातें उसको भी सुना देता, मतलब जिसने पहना है, जो औरत ने, उसको भी बहुत 2-4 बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं कि शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो वो उससे क्या बातें करता था लेखक, कि उसे पढ़ाई के बारे में पूछता था बदलू उससे, और उसके घर के बारे में पूछता था, शहर में कैसा जीवन चलता है उसके बारे में पूछता था। और जब वो लेखक उसे बोलता कि शहर में सब कोई कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो क्या उत्तर देता कि शहर की बात अलग है, वहाँ तो सब कुछ हो सकता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। तो वो ऐसे ही मजाक में कहने लगा कि वहाँ पे सभी औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहनना उनके बस की बात नहीं है, कहीं मूंछ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय को दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की
फसलों में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो वो क्या करता था, कुछ अगर बहुत सारी खातिरदारी करता था लेखक का। अगर जब लेखक उसके पास जाता था तो उसके घर में, जो बदलू के घर में जो गाय होता था, वो उसके लिए, लेखक के लिए वो मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो वो रोज़ मैं उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो वो क्या करता था, लेखक को सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगती थी खातिरदारी से भी, कि वो उसके लिए लाख की गोलियां बना देता था। लाख की मेन ज़रूरी काम तो उसका चूड़ियाँ बनाना ही था, लेकिन लेखक के लिए वो 2-4 लाख की गोलियां भी बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। वो बहुधा मतलब ज़्यादातर वो क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं और 1-आध महीने वहाँ पे रहकर स्कूल खुलने के समय तक वो वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तो एक समय क्या आया कि उसके पापा की एक बदली हो गई और वो बहुत लंबे समय तक उसके मामा के गांव वो नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लेकिन बहुत 8-10 वर्षों मतलब 8-10 साल के बाद जब वो वहाँ पे गया उस गांव में, तब उसका लाख की गोलियों से मन उठ गया था, मतलब और उसमें उसको रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो फिर उसके गांव में वो घूमता फिरता, लेकिन उसको बदलू का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो इसी बीच उसने लेखक ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो गांव में स्त्रियां थी वो सब कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं। विरले की हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बिरले की हाथों में मतलब एक जन के हाथों में उसने, बिरले जो है एक जन के हाथों में उसने किसकी चूड़ियाँ देखी, लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। तो किसी के, वो जो बिरले हैं उसके हाथ में जब भी उसने लाख की चूड़ियाँ देखी तो उसे बदलू का ध्यान होने लगा। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो एक बार क्या हुआ, लेखक के जो मामा की जो छोटी लड़की है आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में कांच चुभ गई, तो और खून भी बहुत निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसे मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। तो लेखक शाम को घूमते घूमते बदलू के घर गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो वो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं तो जनार्दन हूँ, आपके पास से मैं गोलियां बना कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मतलब वो चुप रहा क्योंकि वो सब भूल चुका था, वो सोचने की कोशिश कर रहा था। स्मृति पटल मतलब वो अपनी याददाश्त को तेज करने की कोशिश कर रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। लेकिन अचानक से उसको सब याद आ गया और उसने उसको बुलाया कि लला आओ बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो तुम। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो उन्होंने बैठते हुए उत्तर दिया कि वो यहाँ पे बहुत दिन से नहीं आ सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई।
न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। तो कुछ देर ऐसे वहाँ पे बहुत शांति रही। तो वो उस लेखक ने जब इधर उधर देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, ना तो मचिया नज़र आया, ना तो भट्टी नज़र आया। तो वो क्या बोलने लगे, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो उसने क्या जवाब दिया बदलू ने, कि उसका काम बहुत सालों से बंद है क्योंकि उसके चूड़ियों के बारे में अभी कोई नहीं पूछता। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला। तो बदलू को क्या किस बात की दुख है कि गांव गांव में बहुत कांच का चूड़ियों का प्रचार हो गया है, इसीलिए। और उसने ये भी बोला कि मशीन का युग आ गया है। आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक ने उनको दिलासा देते हुए क्या कहा कि कांच बहुत खतरनाक होता है और वो टूट भी जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और मोथे पर नसें उभर आई थी। मतलब वो धीरे धीरे वो ऐसे देखने लगा कि बदलू बहुत बीमार हो रहा था, उसका खांसी कम ही नहीं हो रहा था और उसके हाथ पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। तो उसने उसको बोला कि दमा एक शरीर में जो प्रॉब्लम होता है तो उसका एक नाम है दमा। और उसने बोला उससे, जिसको लेखक का उसने मन पढ़ लिया और उसको बोलने लगा कि मुझे दमा तो नहीं है, फसली खांसी है। बस क्या बोला कि मुझे बस फसली मतलब थोड़ी सी हल्की खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मतलब व्यथा मतलब बहुत बड़ी, उसमें उसके लेखक को लगा कि उस बदलू के अंदर बहुत बड़ी दर्द छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वो यही सोचता रहा कि इस मशीनी जो युग है इसने कितने हाथ काट दिए हैं, मतलब कितने लोगों का काम छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। तो उसने बोला कि लेखक ने उससे पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो बदलू ने क्या कहा, बहुत अच्छी है। और वो अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ देने लगा कि उसके लिए आम लेके आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, बदलू ने उनको ये कहा, लेखक को कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो वो उसको लेखक को फिर से याद आ गया कि वो उसके लिए मलाई बचा के रखता था। तो उसने इसीलिए पूछा कि उसका गाय अच्छा है ना। तो बदलू ने कहा कि गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो बदलू ने उसको हंस के बोला लेखक को कि तुम तो शहरी हो, मतलब शहर के लोग हो, तुम कैसे ये खा पाओगे। और यही बोला कि जब मैं तुम्हारे वर्ष का था, मतलब तुम्हारे जैसा साल का था, तो बहुत इससे भी चौगुने, मतलब इससे भी 4 गुना आम वो खा सकता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाला देना। देखो कैसे लला कैसा है, इसे इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। तो लेखक जब रज्जो ने उसको आम बढ़ाया देने के लिए तो उसके हाथ में लेखक ने क्या देखा? गोरे गोरे हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखा जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिर जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो ये उसने क्या कहा कि यही जोड़ा उसने कब बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो उसके इसीलिए कितने पैसे मिलते थे? 10 आने पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो उसने उस लोगों को नहीं दिया, कहा शहर से ले लो। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो वो आम खाकर लेखक तो चला गया, लेकिन उसे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब उसका काम तो नहीं रहा, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व था वो अब भी अटल था कि लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी है और इस मशीनी युग में बहुत सारे लोगों की काम भी उसने छीन ली है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसे बिल्कुल नहीं था कि टूट जाए आसानी से। वो बहुत ही सख्त आदमी था। इसके जो लेखक कौन है? कामता नाथ। तो बच्चों, यह पाठ आप सब अच्छे से दोबारा पढ़िए और दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम प्रश्न उत्तर भाषा के बाद जो भी हैं अब प्रश्न अभ्यास है उसके उत्तर हम दूसरे क्लास में देंगे। दूसरे क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप ये बहुत अच्छे से पढ़िए पाठ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।